हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल पर। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो है हमारा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का। अगर आप LLB 3 ईयर प्रोग्राम के फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आपके पेपर में आपके सिलेबस में ये पेपर एक देखने को आपको मिलेगा। बहुत सारे बच्चे जो है बहुत डर लगता है इनको कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है क्या। तो अभी तक जो आपने पढ़ाई करी होगी उसी के हेल्प से हम कुछ यहाँ डिस्कशन करेंगे। इसमें आपको जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं यानी कि सेक्शन ए, उसके आपको मॉडल आंसर्स दिख जाएंगे, उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि हमें क्या लिखना है। ठीक है, तो चलिए, जैसा कि हमारा पेपर का सीरीज स्टार्ट हो चुका है और हमने 2 पेपर जो है वो डिस्कस भी कर चुके हैं, ये हमारा तीसरे नंबर का जो पेपर डिस्कशन है। ओके, तो आप सभी जानते हो, अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो पेपर डिस्कशन का, तो इसमें इस पेपर में 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपको टोटल जितने भी क्वेश्चन रहते हैं, ओके, वो सब आपको करने होते हैं। मैं बता देती हूँ आपको। सेक्शन 1 में जैसे कि पहला क्वेश्चन, पहला, दूसरा, ए बी सी डी ई एफ, यानी कि 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं और इस 6 क्वेश्चन में से पूरे के पूरे क्वेश्चंस आपको क्वेश्चंस के आंसर लिखने होते हैं। ठीक है, तो चलिए पहले सेक्शन 1 देख लेते हैं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, उसके बाद इसका आपको मॉडल आंसर भी देखने को मिलेगा। देखिए, क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है कि व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट्स फॉर बीइंग कंसीडर्ड अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय विधि का विषय माना जाने के लिए क्या अनिवार्य तत्व है। सबसे पहले तो अंतरराष्ट्रीय विषय में कौन कौन किस किस के बारे में चर्चा होती है, या अंतरराष्ट्रीय विधि में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे डिस्कशन करा जाता है, या किस किस सब्जेक्ट्स को ये गवर्न करती है, वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके पहले, मतलब इसको जानने से पहले आपको सबसे पहले जान लेना चाहिए कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ क्या है। तो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एक सेट ऑफ रूल्स है, नॉर्म्स है, जो गवर्न करता है, किसको गवर्न करता है, इंटरेक्शन करता है बिटवीन द नेशंस एंड देयर सिटीजन्स। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ अगर इंडिया की बात करें या फिर अन्य देशों की बात करें, तो इनको चलाने के लिए इनका संविधान होता है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है। और ये जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ है, ये इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा रूल्स है, नॉर्म्स है, जो पूरे नेशंस पे, जो भी इसके सिग्नेटरी नेशंस होते हैं, उनका जो इंटरेक्शन होता है, या फिर उनके इंटरनेशनल लेवल पे क्या नॉर्म्स होते हैं, क्या रिलेशंस होते हैं, इसको इस्टेब्लिश करने में हेल्प करता है। ओके, अब यहाँ पे कह रहा है कि इंटरनेशनल लॉ में कौन कौन से विषय जो है वो देखे जाते हैं, या किन किन विषयों को इंटरनेशनल लॉ देखता है, या किन किन विषयों पे इंटरनेशनल लॉ काम करता है, अंतरराष्ट्रीय विधि। इसका ज्यूरिसडिक्शन कह सकते हैं कि किन किन विषयों पे है। ओके, तो चलिए इसका एक मॉडल जो आंसर है वो हम लोग पहले देखते हैं। ये रहा आपका मॉडल आंसर। ठीक, देखिए यहाँ पे, देखिए क्या कह रहा है कि व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर बीइंग कंसीडर्ड अ सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अंतरराष्ट्रीय विधि का विषय माना जाने के लिए क्या अनिवार्य तथ्य है। तो अनिवार्य तथ्य क्या है पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको लिस्ट ऐसे दिख जाएगी। हाँ, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसका सब्जेक्ट है। पब्लिक इंटरनेशनल में क्या चीजें देखी जाती हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए रूल्स, रेगुलेशन, नॉर्म्स, ये सब सेट करे जाते हैं। दूसरा जो इसका सब्जेक्ट है जिसपे ये काम करता है वो है नॉन स्टेट एंटिटीज, गैर राज्यों की संस्थाओं पे ये काम करता है। स्पेशल केस इंस्टीट्यूट यानी विशेष मामलों के संस्थाएं जो है वो भी डील किए जाते हैं। इंडिविजुअल से ये डील करता है, माइनॉरिटी से ये डील करता है, और वहां के इंडिजिनियस पीपल से जो है वो डील करता है। तो इन चीजों पे जो अंतरराष्ट्रीय विधि है, विषयों पे कानून बना सकता है, और इनके लिए रूल्स, कानून नहीं, रूल्स एंड नॉर्म्स जो है वो सेट कर सकता है। ओके, चलिए अब पहले इसको पढ़ लेंगे क्या कह रहा है। इतना हम लोग जान गए सीधे। हाँ, यहां से देखिए, देखिए क्या कह रहा है कि subjects of international law can be described
as those person or entities who possesses international personality, मतलब वैसे persons पे ये अप्लाई करता है जो इंटरनेशनल पर्सनालिटी को धारण करते हैं। थ्रू आउट द 19th century, पूरे 19वीं सदी में only the states qualified as a subject of public international law, but this scenario completely changed after the conclusion of Second World War, with the more and more new actors join the international legal arena. अगर हम बात करें सेकेंड वर्ल्ड वार के पहले की, ठीक है, उस समय तक बहुत कम ऐसे नेशंस थे जो इंटरनेशनल नॉर्म्स रूल्स को जो है वो फॉलो करते थे या इसको मानते थे, इसके सिग्नेटरी थे। लेकिन आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार जो नेशंस की संख्या है इनको इसको ज्वाइन करने की वो बढ़ती गई, ठीक, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ ऐसा है ना कि देशों के बीच में, नेशंस के बीच में इंटरनेशनल लेवल पे इंटरेक्शन करता है, उनके रिलेशनशिप को अच्छा बनाता है, उनमें अगर एनिमिटीज होती है तो उसको दूर करने की कोशिश करता है, ठीक है, डिस्प्यूट्स होते हैं उस पर भी बात होती है। तो एक बड़ा भाई वाला कॉन्सेप्ट जो है वो निभाता है कौन सा, इंटरनेशनल पब्लिक इंटरनेशनल जो लॉज होते हैं वो एक बड़ा भाई वाला जो है सीन वो प्ले करता है। बाकी जो नेशंस होते हैं वो छोटे भाई वाला सीन जो है वो प्ले करते हैं। छोटे भाई जो अच्छे हों, ऐसा नहीं है कुछ झगड़ालू टाइप के हों, और जो भी विवाद होता है उनको बड़ा भाई यानी कि पब्लिक इंटरनेशनल क्या करता है, वो सॉल्व, निपटारा करवाता है, ठीक है, और कहीं ना कहीं सेव भी करता है बहुत सारी चीजों से। इसीलिए सब जो है इसको ज्वाइन करना चाहते हैं और इसके रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स से जो है वो अबाइड होना चाहते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको जो है एक बार देखिएगा, इसमें बहुत सारे राइट्स बताए गए हैं, नेशंस के ड्यूटीज बताई गई हैं नेशंस की। आपने पहले जो है वो पढ़ा होगा तो आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ठीक है ना चीजों को, क्योंकि ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन है और पेपर डिस्कशन है, दैट्स व्हाई मैं जो है वो डिटेल में नहीं जा रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए, व्हाट इज मीन्ड बाय फ्रीडम ऑफ हाई सीज। हाई सीज जो है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन ऐसे आएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज मीन्ड बाय हाई सीज, खुले समुद्र की स्वतंत्रताओं से आप क्या समझते हैं। आप जानते होंगे, अगर नहीं भी जानते हो तो जान लीजिए, जो समुद्र है ना उस पे भी बहुत सारे लॉज जो है वो लगाए जाते हैं, यानी कि समुद्र के भी लॉ होते हैं, समुद्र में भी लॉ चलता है। तो जो खुले समुद्र है, खुले समुद्र की स्वतंत्रताओं से क्या मतलब है, यही आपको बताना है कि खुले समुद्र की भी जो है स्वतंत्रता होती है, उससे आप क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य निकालते हैं। तो चलिए क्वेश्चन का आंसर हम लोग देख लेते हैं। देखिए कह रहा है कि आर्टिकल 1, किसका आर्टिकल 1, the term high seas means all part of seas that are not included in territorial sea or in the internal waters of the state। मतलब ऐसा कोई भी समुद्र का हिस्सा जो किसी देश में नहीं आता है, ठीक है ना, ऐसा कोई भी समुद्र का हिस्सा जो किसी देश के हिस्से में नहीं आता है, क्योंकि आप जानते होंगे कि कोई भी देश होता है तो उसकी समुद्र की भी अपनी कुछ लिमिट होती है टेरिटरी की, तो उसको छोड़ करके इसीलिए कह रहा है कि ऐसा कोई भी पार्ट ऑफ सी जो किसी की टेरिटरी में नहीं आता है, इंटरनल वाटर ऑफ स्टेट की टेरिटरी में नहीं आता है, वो सब क्या है, हाई सीज जो है वो कंसीडर करा जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे पार्ट 7 आर्टिकल 86 1982 कन्वेंशन का ये आर्टिकल क्या कह रहा है कि अप्लाइज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द सी दैट आर नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन in the territorial sea or in the internal waters or the state or in the archipelagic water of an archipelagic state। कह रहा है कि ऐसा कोई भी, एक मिनट, ठीक है, ऐसा कोई भी समुद्र का पार्ट जो किसी भी स्टेट के, राज्य के या देश के कह लें तो ज्यादा सही रहेगा, देश के टेरिटरी में नहीं आता है, वो उसको छोड़ करके, मतलब उस देश की टेरिटरी में जितना भी वाटर आ रहा है या फिर जो कह ले इंटरनल क्या बोलते हैं उसको,
इंटरनल पार्ट्स में जो है वो राज्य के अगर आ रहा है तो वो हाई सीज में कंसीडर्ड नहीं होगा। उसको छोड़ करके जितने भी सी का पार्ट बच रहा है वो सब जो है हाई सीज कंसीडर्ड करे जाएंगे। और हाई सीज में क्या करने की स्वतंत्रता होती है वही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए अब स्वतंत्रता जान लेते हैं कि हाई सीज आपने जान लिया कि क्या होती है। स्वतंत्रता क्या होती है हाई सीज में कि फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। आपने सुना होगा कि म्यांमार के मछुआरे यहाँ कभी पकड़े जाते हैं, ठीक है, कभी श्रीलंका के पकड़े जाते हैं, कभी इंडिया के मछुआरे कहीं और देश में पकड़े जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपनी सी की जो टेरिटरी होती है, अपने समुद्र, अपने देश के समुद्र की जो टेरिटरी होती है उसको पार करके उनके टेरिटरी में जो है समुद्र की टेरिटरी में पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर किसी ऐसे टेरिटरी में पहुंचे हैं, समुद्र के टेरिटरी में, जहां पे किसी का जो है वो अधिकार नहीं है, तो उनको उनके ऊपर कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लगाए जाते हैं अंकलॉस के तहत। अगर फ्री सी है तो फ्री सी में नौ परिवहन की स्वतंत्रता होती है, नेविगेशन आप कर सकते हैं, फिशिंग कर सकते हैं आप, फ्रीडम टू ले सबमरीन केबल्स एंड पाइपलाइंस, पनडब्बी केबल और पाइपलाइन बिछाने की स्वतंत्रता होती है। लेकिन अगर आप ऐसे किसी सी टेरिटरी में जा रहे हो जहां पे किसी देश का जो है वो टेरिटरी है, देश के जुरिस्डिक्शन में आता है वो, तो आपको उसको उसमें जाने से पहले परमिशन लेना पड़ता है उस पर्टिकुलर देश से, ठीक है। फ्रीडम टू फ्लाई ओवर द हाई, मतलब समुद्र पर उड़ान भरने की आजादी होती है हाई सीज में, ठीक। अब यहाँ पे आपने समझ लिया कि हाई सीज क्या है और हाई सीज में कौन कौन सी आपको स्वतंत्रता जो है वो मिलती है। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन द डामलर प्रिंसिपल रिलेटिंग टू द एनिमी कैरेक्टर ऑफ कॉर्पोरेशंस। निगमों की शत्रु रूपता के संबंध में डामलर सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर आप देख लीजिए क्या कह रहा है। द एनिमी कैरेक्टर इज रेफर्ड टू ऑल लीगल सिस्टम, मतलब शत्रु चरित्र का तात्पर्य उन सभी कानूनी प्रणालियों से है जिसके साथ संविदात्मक संबंध जुड़ा हुआ है। अब देखिए क्या कह रहा है, शत्रु का चरित्र कहां से हम निकाल सकते हैं, तो उन सभी देशों के साथ शत्रु का चरित्र हो सकता है जिन जिन देशों के साथ आप कैपेसिटी रखते हो कि संविदा या कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर सके, लीगल सिस्टम उसके साथ अपना सके। सभी कानूनी प्रणालियां जिसमें से कोई भी पक्ष या तो क्षेत्रीय या राजनीतिक रूप से अधीन है, निर्णायक कारक है। इसके अलावे वे कानून जिसके साथ अनुबंध जुड़ा हुआ है प्रासंगिक है। तो अभी सीधे बोल दिया जाता है कि एनिमी स्टेट हम किसको कह सकते हैं। डेलमर का जो एनिमी कैरेक्टर कॉर्पोरेशन है उसका मतलब क्या है, तो शत्रु जो चरित्र है, कैरेक्टर है, उससे तात्पर्य ऐसा है कि उन सभी प्रणालियों से जिनके साथ आप किसी तरह की संविदा कर सकते, मान लो एक देश दूसरे देश के साथ संविदा कर सकता है ना, तो वो क्या, शत्रु चरित्र का तात्पर्य उन्हीं देशों से है जो देश जिनके साथ आप संविदा संबंध जोड़ सकते हैं वो है, ठीक है, वो है शत्रु चरित्र। ओके, चलिए अब यहां पे देखिए व्हाट डू यू, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट है कि हु है, हाँ, हु हैज सेड, किसने ये कहा, who has said that the term international law जो अंतरराष्ट्रीय विधि है, ये लगता है appears to be misleading and suggested to call it transnational law। हिंदी में देख लेते हैं कि किसने कहा था, किसने कहा था अंतरराष्ट्रीय विधि शब्द का प्रयोग भ्रामक प्रतीत होता है, ठीक है, मिसलीड करता हुआ प्रतीत होता है और इसे पराराष्ट्रीय विधि कहने की सलाह दी। तो ऐसे कौन से जो फिलोसोफर थे, जूरिस्ट थे, जिन्होंने बोला कि नहीं, अंतरराष्ट्रीय जो विधि है ये थोड़ा सा मिसलीडिंग जो है वो प्रतीत होता है, सीम होता है, आप इसके जगह जो है वो पराराष्ट्रीय विधि को अगर रिप्लेस करें, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय विधि को रिप्लेस कर दे किससे, पराराष्ट्रीय विधि से, तो सही होगा। ठीक है, किसने ये बोला जरा वो देख लेते हैं।
देखिए तो आगे ठीक है, तो फिलिप फिलिप जेसप ने ये बात कही थी, फिलिप जेसप ने ये बात कही थी, ओके, कि ट्रांसनेशनल बोलना चाहिए इंस्टीड ऑफ इंटरनेशनल लॉ। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। डिफाइन द कॉन्सेप्ट, देखिए एक मैगजीम आ गया, आपको इंटरनेशनल लॉ में मैगजीम जो है वो देखने को मिलेगा। मैगजीम से भी क्वेश्चन जैसे पैक्टा सुट सर्वेंटा तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अब मैगजीम्स पे इंपॉर्टेंट मैगजीम्स की एक लिस्ट अब बना लीजिएगा जिसमें इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड मैगजीम हो, तो उससे आपको जरूर 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल जाएंगे। ओके, देखिए डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिबस सिक सेंटेबस। रिबस सिक सेंटेबस का सिद्धांत है, उसके बारे में आपसे पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या है बताओ। तो चलिए आंसर पे चलते हैं। अब यहां क्या कह रहा है देखिए, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिबस सिक सेंटेबस, लैटिन इसका मतलब है थिंग्स स्टैंडिंग दस, मतलब चीजें इस प्रकार खड़ी हैं। रेबस सिक सेंटेबस का हिंदी मीनिंग अगर जाने तो इसका मतलब यही है कि चीजें इस प्रकार खड़ी हैं या चीजें इस प्रकार हैं, कि अवधारणा यह निर्धारित करती है कि जहां परिस्थितियों में मौलिक परिवर्तन हुआ है, एक पार्टी संबंधित संधि से हट सकती है या समाप्त कर सकती है। अब यहाँ पे देखिए पार्टीज के बीच में आपने कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा ना, वैसे यहाँ भी समझिए कि इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लॉ में जो है वो नेशंस के बीच में ऐसा संविदात्मक कॉन्ट्रैक्चुअल जो है एग्रीमेंट्स वगैरह होते हैं। अब मान लो कि आपने किसी देश ने कहा कि अच्छा ये इस बात पे मैं आपसे जो है वो एग्रीमेंट कर रहा हूं या संविदा कर रहा हूं। अब मान लो कि जो दूसरा वाला पार्टी है, जो दूसरा वाला नेशन है, उसने जो मेन सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट में ही चेंज कर दिया, बाद में बोला कि नहीं नहीं आपने इस पे बोला था लेकिन मैं इसमें कुछ चेंज करना चाहता हूं, तो ये दूसरी वाली पार्टी के पास क्या ऑप्शन है कि वो पूरा का पूरा ही कॉन्ट्रैक्ट जो है खत्म कर दे। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि जिस चीज के बारे में आप बोला है वो चीज वैसी ही खड़ी होनी चाहिए, वैसी ही रहनी चाहिए। अगर कोई अपने संधि से संधि में कुछ फेर फार कर रहा है, मौलिक परिवर्तन, मतलब मौलिक जो चीज है, फंडामेंटल जो चीज है जिसपे कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हुआ था उसी में आप परिवर्तन कर रहे हो, तो जो दूसरी पार्टी है जिससे वो प्रभावित हो रही है वो क्या कर सकती है, सीधे सीधे उससे हट सकती है या उस कॉन्ट्रैक्ट, उस समझौता को ही क्या, एग्रीमेंट को समाप्त कर सकती है। ठीक है, तो ये है सेंटिसिस रिबस सिस सेंटिबस। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि व्हाट आर द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ रिलेटिंग टू द कॉन्टिजिनस जोन, यानी कि संलग्न क्षेत्र से संबंधित अंतरराष्ट्रीय विधि की क्या व्याख्या है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस जोन ये भी आपका अंकलॉस से है, मतलब सीज वाला जो लॉ होता है इंटरनेशनल लेवल पे उससे रिलेटेड ही ये क्वेश्चन है, तो आप सीज वाला जो भी पोर्शन है वो पढ़ करके जाइएगा। कॉन्टिन्यूअस जोन क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। देखो क्या कह रहा है कि द कॉन्टिजिनस जोन इज द पार्ट ऑफ सी, ये सी का पार्ट है, समुद्र का पार्ट है, दैट इज आउटसाइड एंड एडजेसेंट टू द टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ द कोस्टल कंट्री। तो कोस्टल कंट्री समुद्र के किनारे वाली जो कंट्रीज होती हैं, ठीक है, समुद्र का किनारा होता है ना, अब देखो यहाँ पे सन्निहित क्षेत्र समुद्र का वह भाग है जो किसी तटीय क्षेत्र या तटीय देश, समुद्र के किनारे वाले देश के क्षेत्रीय जल के बाहर और समीप होता है। यह किसी सहायक कंपनी का उद्देश्य नहीं है। सहायक कंपनी का, एक मिनट, दिस इज नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ सब्सिडरी बट in this coastal country they can exercise certain jurisdictional rights। अब यहाँ देखिए
किसी का भी, अब जैसे दो देश है, एक देश का नाम ए है, दूसरे देश का नाम जो है वो बी है। अब उनका अपना एक समुद्री जो है वो जोन होता है, समुद्र के किनारे हैं, तो उनका एक कोस्टल एरिया होगा, ठीक है। उस कोस्टल एरिया के बीच में जो भी बीच वाले जो टेरिटरी है उस पे किसका अधिकार होगा, तो इन दोनों देशों के लोगों का जो है अधिकार होगा, या फिर ये दोनों देश जो है यहाँ पे अपना काम जो है वो कर सकते हैं। ओके, यहाँ कह रहा है ना कि ये सब्सिडरी होता है, this is not the object of subsidiary, but in this coastal country they can exercise certain jurisdiction rights, कुछ न्यायिक अधिकारों का प्रयोग ये कर सकते हैं। अगर कोई भी कॉन्टिन्यूअस जोन है दो कंट्रीज के बीच का, तो वहां पे वो दोनों कंट्रीज जो है अपना सर्टेन कुछ मतलब निश्चित जो होंगे वैसा न्यायिक अधिकारों का अपना प्रयोग जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप आगे की चीज जो है वो देखिएगा। अब ये देखिए, अकॉर्डिंग टू द, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से कॉन्टिन्यूअस जोन में आएंगे, कितने एरिया आएंगे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 33 ऑफ द 1982 कन्वेंशन जो हुआ था, उसके अनुच्छेद 33 के अकॉर्डिंग कॉन्टिन्यूअस जोन मस्ट नॉट बी मोर देन, जितना भी कॉन्टिन्यूअस जोन होता है एक देश का, वो 24 नॉटिकल माइल से जो है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए फ्रॉम द बेस लाइन वेयर द टेरिटोरियल सी एरिया इज मेजर्ड। thus the area of contiguous area is 12 miles from the territorial sea। अब यहाँ क्या कह रहा है कि मान लो यहाँ पे एक कोई कंट्री है और एक यहाँ पे कंट्री है, तो इनका कितना एरिया होगा, मैक्सिमम इनका इतना कॉन्टिन्यूअस जोन होगा जो 24 नॉटिकल माइल से जो है वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका भी 24 और इसका भी 24, यानी कि 12 इसका और 12 इसका, बराबर है 24 जो है वो नॉटिकल माइल किसी का कॉन्टिन्यूअस जोन होगा। अगर दो देशों के बीच में है तो उसके बीच कितना नॉटिकल माइल होना चाहिए, 24 नॉटिकल माइल होगा। और उस नॉटिकल माइल में ये दोनों देश अपना जो है वो जुरिस्डिक्शन चला सकते हैं, न्यायिक जुरिस्डिक्शन जो होगा वो अपना कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, चलिए अब बाकी के क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। बाकी का जो क्वेश्चंस है वो क्या कह रहा है, सेक्शन बी में मैंने बता ही दिया कि आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। इसमें अब आपको केस दे देगा कि विश्वनाथ दास इन द कैपेसिटी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, एक मैं पढ़ के आपको बता दे रही हूँ, फिर आप उसको देखिएगा। क्या कह रहा है, हिंदी में ही पढ़ते हैं। स्वजन नामक राजनीतिक दल के अध्यक्ष की हैसियत से विश्वनाथ दास ने दिल्ली में एक सांप्रदायिक घृणा उत्पन्न करने वाला भाषण दिया। अपने विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ होने की आशंका को देखते हुए विश्वनाथ दास ने थाईलैंड भागकर अमेरिका दूतावास में शरण ले लिया। भारतवर्ष की सरकार ने अमेरिकी सरकार से विश्वनाथ दास के विरुद्ध भारतीय न्यायालय में परीक्षण हेतु सुपुर्दगी की मांग की, जिसे अमेरिकी सरकार ने अस्वीकार कर दिया। विश्वनाथ दास के प्रत्यर्पण की और स्वीकृति की वैधानिकता का परीक्षण कीजिए, निर्णित वादों का उल्लेख कीजिए। आपको समझ में यहाँ आया होगा कि एक व्यक्ति थे विश्वनाथ नाम के, वो कुछ ऐसा भाषण जो है वो इंडिया में दे करके जाते हैं जिससे यहाँ पे पूरा जो एक पीस का माहौल है वो एकदम डिस्टर्ब कर देने वाला होता है, और वो उनको लगता है कि वो अरेस्ट हो जाएंगे, इसीलिए वो भाग के पहले थाईलैंड जाते हैं और फिर वहां से कहाँ चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं। अब इंडिया पता लगा लेता है कि वो कहाँ पे हैं, अमेरिका में है, तो अमेरिका की एम्बेसी यानी कि दूतावास में इंडिया वाले अप्लाई करते हैं या बोलते हैं कि आप उनको जो है वहां भेजिए अमेरिकी गवर्नमेंट से। लेकिन अमेरिकी गवर्नमेंट जो है वो क्या कर देती है, इनकार कर देती है उनको भेजने को। अब पूछ रहा है क्या, ये सारा क्वेश्चन रहा, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विश्वनाथ दास के प्रत्यर्पण की अस्वीकृति की वैधानिकता का परीक्षण कीजिए। अब निर्णायक वाद पूछ रहा है और क्या कह रहा है
कि एक मिनट, इंग्लिश वाला कहाँ गया? हाँ, लीगैलिटी पूछ रहा है। डिसाइड द लीगैलिटी ऑफ रिफ्यूजल टू एक्स्ट्राडिट विश्वनाथ दास, मेंशन द डिसाइडेड केसेस। मतलब अब ये इसकी लीगैलिटी बताइए कि ये कितना जो है लीगल है कि जो अमेरिका देश है उसने अपने देश से उसको बाहर निकालने का या फिर इंडिया के कहने पे उस पे एक्शन नहीं लिया या फिर देश निकाला नहीं दिया विश्वनाथ को। ठीक है, अब इसको बताना है कि कितना लीगल है, कितना काम अमेरिका ने लीगल किया या नहीं किया, ये बताना है आपको। और साथ ही इससे रिलेटेड अगर कोई केस लॉज है तो वो भी आपको यहाँ बताना है, क्योंकि डिसाइडेड केस लॉज के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, चल अब इसी तरह दूसरा भी आपको देखने को मिलेगा। दूसरा क्या कह रहा है? चलो देख लो इसको भी। क्या कह रहा है कि अफगानिस्तान का एक नागरिक अफगानिस्तान का नागरिक है और भारत आता है और यहाँ एक अपराध करता है, वह पकड़ा जाता है और भारत में उस पर मुकदमा चलाया जाता है। वह तर्क देता है कि चूंकि वह अफगानिस्तान का राष्ट्र है या अफगानिस्तान के रास्ते है, तो भारत के न्यायालय को उसके विचारण की कोई अधिकारिता नहीं है। क्या वह सफल होगा? सकारण उत्तर दीजिए। अब मान लो ए नाम का कोई व्यक्ति है अफगानिस्तान का, इंडिया में आया, इंडिया में कुछ भी कर दिया वो। हालांकि आप बीएनएस पढ़ेंगे तो बीएनएस में ये दिया है आप कहीं के रहे इंडिया में आकर के करेंगे तो इंडिया के लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। ठीक है ना, तो बीएनएस में तो ये गिवन ही है, लेकिन इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में क्या ये बात सही है, इसको आपको बताना है कि अगर कोई अफगानिस्तान का व्यक्ति आ रहा है, इंडिया में कोई क्राइम कर रहा है और फिर इंडिया पे उस पर ट्रायल वगैरह चलाया जा रहा है इंडियन लॉ के अनुसार, तो वो कहता है कि मैं तो अफगानिस्तान का हूं, तो मेरे ऊपर इंडिया का जुरिस्डिक्शन तो आता ही नहीं है, मुझे तो अफगानिस्तान भेजिए, वहीं पे मेरे ऊपर जो है वो कार्रवाई वगैरह की जाएगी। तो कितना सही बात वो कह रहा है या फिर कितना सही बात ये नहीं कर रहा है, इसी को आपको जस्टिफाई करना है। ठीक है, चलिए अब इसका जो आंसर है, पहले तो आप फैक्ट लिख देंगे, ठीक है, उसके बाद जजमेंट लिखेंगे। अगर उससे रिलेटेड कोई केस है तो वो भी आप जो है वो लिखेंगे, अपना ओपिनियंस लिख सकते हैं आप। ठीक है, अगर उससे रिलेटेड कोई केस लॉज है तो उसका आप रेफरेंस दे सकते हैं इसमें कि इस केस में अकॉर्डिंग टू दिस केस या अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन ये। ठीक है, जो चीज लिखी रहेगी वो। चलिए अब आपका नेक्स्ट सेक्शन जो है वो शुरू होगा और वो है सेक्शन नंबर सी। अब इसमें आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन के लिए आपको कितना लिखना है, क्या लिखना है, ये मैंने पहले ही बता दिया है कि इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। अब इसमें क्वेश्चन होते हैं 5 लेकिन करने होते हैं आपको 3। पहला क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं कि इंटरनेशनल लॉ इज अ लॉ ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो अंतरराष्ट्रीय जो विधि है ये समन्वय की विधि है। ये क्या करती है? कोऑर्डिनेट करके देशों को लेकर साथ चलती है, इसके कहने का मतलब ये है। बट नॉट सबऑर्डिनेशन। सब यहाँ जितने भी नेशन हैं इंटरनेशनल लॉ में, ठीक है, जो इंटरनेशनल लॉ को मानते हैं, ये सब एक बराबर है, कोऑर्डिनेट होके चलता है। ऐसा नहीं है कि कोई देश किसी देश से जो है वो छोटा है या फिर सबऑर्डिनेट है, उसके निम्न आता है, ना कि अधीन है किसी की। अब ऐसा नहीं है कि भाई मान लो कि कोई देश बहुत बड़ा है, बहुत वेल्दी है, और कोई देश बहुत छोटा है, ठीक है, और वेल्दी नहीं है, अभी अंडर डेवलप्ड है, तो ऐसा नहीं कि वो देश जो है वो उसके नीचे रहेगा, नहीं, दोनों जो है कोऑर्डिनेट करके चलेंगे, बराबर ही माने जाएंगे। इट इज यूजुअली रिगार्डेड एज अ लॉ बिटवीन एंड नॉट बट नॉट अबव द सेवरल स्टेटस। अब ये जो अंतरराष्ट्रीय विधि है ये कैसे लोगों को ट्रीट करता है कि ये लोगों के बीच का लॉ है, ना कि किसी के ऊपर का या नीचे का लॉ है। ये ऐसा लॉ है जो देशों को समान रखेगा, आपस में कोऑर्डिनेट करने के लिए, ना कि किसी को सबऑर्डिनेट रखेगा। सबऑर्डिनेट नेचर नहीं है इसका, नेशंस को रखने का। एक्सप्लेन एंड ऑल्सो डिस्कस द नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ नेचर ऑफ म्युनिसिपल लॉ। कह रहा है कि व्याख्या कीजिए तथा राष्ट्रीय
विधि की प्रकृति से भिन्न अंतरराष्ट्रीय विधि की प्रकृति की भी विवेचना कीजिए। तो जो ऊपर दे दिया है स्टेटमेंट, उसको आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे ये सही बात कह रहा है, और फिर ये भी बोला है कि इंटरनेशनल लॉ का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, ये आपको डिस्कस करना है, और ये कैसे म्युनिसिपल लॉ से डिफरेंस है, ये भी क्वेश्चन का एक थर्ड पार्ट है। तो इस क्वेश्चन में 3 पार्ट है। एक तो आपको ऐसा सिचुएशन दे दिया, एक स्टेटस दे दिया है, उसको आपको एक स्टेटमेंट दिया है, सॉरी एक स्टेटमेंट दिया है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर इंटरनेशनल लॉ है उस पर भी डिस्कशन करेंगे कि क्या है, उसके बाद आप डिफरेंस बताएंगे म्युनिसिपल लॉ का इंटरनेशनल लॉ से। तो ऐसे करते करते 4-5 पेज तो आप लिख ही दोगे, ठीक है ना। इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन में आपको 3 पार्ट में जो है वो करना होता है, और केस लॉज अगर कोई है इससे रिलेटेड तो आप उसको भी जरूर डालिएगा विथ ईयर। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि डिफाइन नेशनलिटी। तो जो राष्ट्रीयता है, राष्ट्रीयता बहुत जरूरी है, जब आप कोई फॉर्म भरते होंगे तो आपसे नेशनलिटी जो है वो आप पूछी जाती होगी आपकी कि क्या नेशनलिटी है, भारतीय हो, अमेरिकन हो, क्या हो। तो डिफाइन नेशनलिटी, राष्ट्रीयता क्या है उसको परिभाषित कीजिए। व्हाट आर द मोड्स ऑफ एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ नेशनलिटी। सब बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किसी देश की राष्ट्रीयता कैसे पाई जाती है और कैसे खोई जाती है, ठीक है ना। कैसे आपसे राष्ट्रीयता आपसे छिन जाती है, लॉस हो जाती है, या कैसे राष्ट्रीयता पाई जाती है, आपको ये भी बताना है इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में। ये पहला पार्ट हो गया और ये जो है यहां तक दूसरा पार्ट हो गया। अब तीसरा पार्ट देखिए क्वेश्चन का, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ नेशनलिटी ऑफ मैरिड वुमेन। विवाहित महिलाओं की राष्ट्रीयता क्या परिस्थिति होती है। मान लो कि अमेरिका की कोई महिला है, उसकी शादी हो गई इंग्लैंड में, तो उसकी राष्ट्रीयता पे क्या असर पड़ता है या क्या परिस्थिति है, ये भी आपको बताना है। तो ये जो है ये तीसरा क्वेश्चन है। पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब एक क्वेश्चन में 3 पार्ट आपको लिखने हैं, और जब तक तीनों पार्ट का आंसर आप नहीं देंगे तब तक आप उम्मीद भी मत रखिएगा कि आपको एक अच्छा जो है नंबर मिले। और अगेन अगर डिसाइडेड केसेस आपको सब पे आ रहे हैं और सब पे हैं ऑलमोस्ट, तो आपको लिखने ही लिखने हैं। चलिए छठा क्या कह रहा है कि डिस्कस द स्कोप ऑफ राइट ऑफ असाइलम अंडर इंटरनेशनल लॉ एंड ऑल्सो एक्सप्लेन टेरिटोरियल एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम। असाइलम मतलब क्या होता है, शरण। आपने बहुत सारे देखा होगा कि रोहिंग्यास जो है वो शरण लिए इस देश में या भारत में, ऐसा अक्सर सुनने में आपको आता है। तो यही कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय विधि के अंतर्गत शरण के क्या अधिकार के विस्तार की विवेचना कीजिए। तो इंटरनेशनल लॉ के कंटेक्स्ट में क्या असाइलम का, क्या शरण का अधिकार है, उसको आपको बताना है, ठीक है। और दूसरा जो पार्ट है इस क्वेश्चन का एंड से आ गया है, एंड से, दूसरा पार्ट एंड से आया है। ऑल्सो एक्सप्लेन टेरिटोरियल मतलब राज्य की क्षेत्रीय शरण, ठीक है। और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम क्या होता है, मतलब राज्य क्षेत्रातीत और राज्य क्षेत्रीय शरण में क्या जो है वो अंतर नहीं है। दोनों दो कॉन्सेप्ट पूछ रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि टेरिटोरियल का मतलब क्या है और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम क्या है। ये दो कॉन्सेप्ट आपसे पूछ रहा है, टेरिटोरियल असाइलम और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम। और ये आप छोटे छोटे क्वेश्चन, ये जो आप डिस्कशन देख रहे हो, इसका आप आंसर भी लिख लेंगे तो भी आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। अब जैसे शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे अगर पूछे, हम बनाएं अगर पेपर, तो ये भी कह सकते हैं कि एक्सप्लेन द टेरिटोरियल एंड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम, तो बन गया एक शॉर्ट क्वेश्चन जिसपे 1 से 2 पेज का आंसर लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये जितने क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, इसी क्रम में अगर आप आंसर बना लेंगे या फिर तैयार कर लेंगे तो इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। ऐसे ही 3-4 ये पेपर पढ़ने का तरीका है,
और इस तरह से अगर 4 से 5 साल के अगर आपके पेपर मिल जा रहे हैं और ऐसे एकदम इसी तरीके से आप उस क्वेश्चन को तैयार कर ले रहे हैं समझ के, तो आपका क्वेश्चन 70 to 80% जो है वो अटेम्प्ट होने वाला हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा है 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो भाई, डिस्कस द पोजीशंस ऑफ यूज ऑफ force in international law, whether a state may recourse to use of force in settling her disputes with other state. Explain, कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय विधि में बल के प्रयोग की स्थिति पर विवेचना कीजिए कि इंटरनेशनल लॉ में फोर्स का प्रयोग कैसे किया जाता है, बल का प्रयोग कैसे किया जा सकता है, किस तरीके से किया जा सकता है, आप इसको बताइए। फिर दूसरा पार्ट क्या है क्वेश्चन का कि क्या कोई राज्य वेदर अ स्टेट में अन्य राज्य के साथ अपने विवाद का समाधान करने के लिए बल का प्रयोग कर सकता है। पहले तो ये बताओ कि इंटरनेशनल लॉ बल का प्रयोग कैसे करता है, करता भी है कि नहीं करता है। फिर क्वेश्चन लिखा है कि क्या कोई देश, लिखा है ना, क्या कोई देश, राज्य का मतलब यहाँ देश से है, तो क्या कोई राज्य जो है वो अन्य राज्य के साथ अपने विवाद का समाधान करने के लिए उसके साथ बल का प्रयोग कर सकता है? नहीं ना। अब यहाँ पे बल पे ही तो रोक लगाई गई है, शांतिपूर्ण तरीके से चीजों का निपटारा हो, इसीलिए यही तो मेन जो एम है वो इंटरनेशनल लॉ का है। तो ऑब्वियस सी बात है बल का प्रयोग तो करना सही नहीं है। किस तरीके से बल का प्रयोग इंटरनेशनल लॉ करता है पहले वो बताइए और फिर इसका आंसर बताइए, व्याख्या कीजिए। यहाँ कह रहा है ना व्याख्या कीजिए। तो ये इस क्वेश्चन का जो है वो 2 पार्ट है। अब यहाँ पे देखिए 8वां और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय जुरिस्डिक्शनल इम्यूनिटीज, राज्य क्षेत्रीय उन्मुक्तियों से आपका क्या अभिप्राय है? व्हाट आर द डिफरेंट काइंड ऑफ जुरिस्डिक्शन, डिस्कस द स्पेशली जुरिस्डिक्शन ऑन एयरक्राफ्ट। कह रहा है कि जुरिस्डिक्शनल इम्यूनिटीज, इम्यूनिटीज मतलब क्या होता है, छूट होता है। जुरिस्डिक्शन मतलब अधिकार क्षेत्र, क्षेत्राधिकार। ठीक है, हर राज्य का, हर नेशन का अपना क्या होता है, क्षेत्राधिकार होता है। तो किसी राज्य का अगर क्षेत्राधिकार है तो उनका क्षेत्राधिकार होने के वजह से उनको कौन कौन सी छूट मिल जाती है, कौन कौन सी इम्यूनिटीज मिल जाती है, ये आपको बताना है। और फिर बोला है कि कितने तरीके से के क्षेत्राधिकार होते हैं, उनके आप प्रकार बता दीजिए। इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। और तीसरा पार्ट क्या कह रहा है कि डिस्कस स्पेशली जुरिस्डिक्शन ऑन एयरक्राफ्ट, मतलब हवाई जहाज पे जो क्षेत्राधिकार लगते हैं उसके बारे में आप स्पेशली जो है वो चर्चा कीजिए। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन के भी 3 पार्ट हो रहे हैं। आप जनरली देख रहे हो कि क्वेश्चन अगर आप समझ लेते हो और एक बार कहीं आप आंसर पढ़े होंगे तो वो आप कनेक्ट करके क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। और क्वेश्चन को ऐसा नहीं कि एक लाइन पढ़ लिया बस आंसर राइटिंग स्टार्ट, क्वेश्चन को पार्ट वाइज करके पढ़ो, क्योंकि देख रहे हो ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कितने लेंथी क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन है, 3-3 क्वेश्चन तो दिख ही जा रहे हैं आपको। और आप एक क्वेश्चन का आंसर लिख के लाएंगे, कुछ भी भर देंगे, इंटरनेशनल जहां देखे बस इंटरनेशनल का एक क्वेश्चन है घुसाते जाओ, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसके पार्ट्स को समझिए, उसके पार्ट्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं, जिस क्रम में उसका क्वेश्चन का आंसर पूछा गया उस क्रम में लिखेंगे, तब आप एक अच्छी कॉपी जो है वो लिख पाएंगे और एक अच्छा नंबर पाने का जो है वो उम्मीद रख पाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। और इसका जो पीपीटी है और भी वीडियोस जो आती हैं उसका नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो जो चैनल जो है वो सब्सक्राइब तो करिए ही, लेकिन इसी के आपको पिन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लेंगे तो रेगुलर आपको चीजें जो है वो मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।